राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद हैं हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। का आगाज करेंगे इंटरनेशनल स्विमिंग एसोसिएशन के इस ऐलान के साथ के 2021 में स्विमिंग का तैराकी का जो वर्ल्ड कप होगा उसका 5वां राउंड यहां कतर में होगा। इसका ऐलान कर दिया गया है और तारीखें भी बता दी गई हैं। जी हां, 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के दौरान ये मुकाबले यहां दोहा में होंगे। और बात मैं कर रहा हूं 2021 के तैराकी के आलमी कप की। और ये भी जहन में रखिएगा कि 2021 का ये वर्ल्ड कप, स्विमिंग वर्ल्ड कप 6 राउंड्स पर मुश्तमिल होगा। 6 राउंड होंगे। इसके पहला राउंड होगा सिंगापुर में, दूसरा राउंड होगा जिनान में जो कि होगा सितंबर में, और उसके बाद तीसरा राउंड होगा बर्लिन में 1 से लेकर 3 अक्टूबर तक, चौथा राउंड होगा बुदापेस्ट में 7 से लेकर 9 अक्टूबर तक, और 5वां राउंड होगा यहां दोहा में 21 से 23 अक्टूबर तक, और छठा और आखिरी राउंड होगा कजान में 28 से 30 अक्टूबर 2021 तक। और यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि 2020 का तैराकी का वर्ल्ड कप कर दिया गया था खत्म या मंसूख, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना ने खेलों को मुतासिर किया, तमाम खेलों को मुतासिर किया। और 2020 के वर्ल्ड कप, स्विमिंग वर्ल्ड कप का चौथा राउंड यहाँ दोहा में होना था, लेकिन जाहिर है कि पूरा टूर्नामेंट ही खिलाड़ियों की सलामती के पेश नजर मंसूख कर दिया गया था। और यहाँ दोहा में ही रहते हुए जिक्र करेंगे हम फुटबॉल का। कतर स्टार लीग फुटबॉल के 21वें हफ्तों के मुकाबले में उम्सलाल और अलगराफा के दरमियान मैच में अलगराफा ने 1-0 से मुकाबले में बाजी मार ली, जबकि दूसरे मैच में दुहैल ने अलखोर को 1-0 से हराया और अर्रयान ने शाहानिया की टीम को 1-0 से शिकस्त दी। 22वें हफ्ते के मुकाबले कल से शुरू हो रहे हैं और कल होंगे 3 मैचेस, पहला असद और अलगराफा के माबैन, दूसरा अलखौर और शाहनिया के माबैन, और तीसरा सेलिया और उम्सलाल के दरमियान खेला जाएगा। जबकि जुमे को भी 3 मैचेस होंगे। अल अरबी और अल कतर के दरमियान होगा पहला मुकाबला, जिसके बाद अल वकरा खेलेगा रैयान के साथ, और आखिरी मैच में दुहैल सामना करेगा अल अहली का। यूरोपियन चैंपियंस लीग फुटबॉल के मुकाबले में जर्मनी के बायर्न म्यूनिख के हाथों बार्सिलोना की तारीखी शिकस्त के बाद बार्सिलोना में जबरदस्त उठापटक का सिलसिला जारी है और कोच को चलता कर दिया गया। कोच थे कि सेथियन, जिनको के कहा कि भैया अब अपने घर का रास्ता लो। 8-2 की शिकस्त, यानी 2 के मुकाबले 8 गोल से बायर्न म्यूनिख के हाथों शिकस्त हुई थी क्वार्टर फाइनल में यूरोपियन चैंपियंस लीग के। गुज़िश्ता हफ्ते की ये बात है, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि बड़े फैसले किए जाएंगे बार्सिलोना में, जो कि किए भी गए। और बार्सिलोना के जो सरबराह हैं, सदर हैं जोसेफ मारिया बार्थोमियो, उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि हॉलैंड के रोनाल्ड कोयमन अब बार्सिलोना के नए हेड कोच होंगे। बात सिर्फ साबिक कोच की तक नहीं महदूद रही, बल्कि बार्सिलोना ने जो मैनेजर थे टीम के एरिक विडाल, उनको भी चलता कर दिया है। और एरिक विडाल पहले बार्सिलोना ही में खेलते रहे, डिफेंडर थे, और जब वो डिफेंडर थे तो उस जमाने में बार्सिलोना ने 2 मरतबा यूरोपियन चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम किया था। लेकिन बहरहाल अब सूरत हाल मुख्तलिफ है और भौचाल सा आया हुआ है बार्सिलोना में, और ये भौचाल लगता है कि बहुत सारे खिलाड़ियों को भी बहा ले जाएगा। और अगर स्पेन के एक अखबार मोंडो डिपोर्टिवो का मकाल या उनका जो आर्टिकल है उसको देखें तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया है, एक अंदर की बात कही गई है, और वो ये है कि बार्सिलोना के
अक्सर खिलाड़ियों को अगले खरीदो फरोख्त के मौसम में चलता कर दिया जाएगा और वो बेचने के लिए अवेलेबल होंगे। सिवाय लियोनेल मेसी, एंड्रे ter Stegen और फ्रैंकी de Jong के बाकी जो भी खिलाड़ी हैं, इसके अलावा दो नौजवान खिलाड़ी एंसो फैती और रिकी पुइज ऐसे हैं कि शायद जिनको न बेचा जाए, यानी कि इन पांचों को छोड़ करके बाकी वो तमाम खिलाड़ी के जिनका एक सीजन या 2 सीजन बाकी रह गए हैं उनको चलता कर दिया जाएगा। वहीं बार्सिलोना को 8-2 की तारीखी शिकस्त देने वाला जर्मनी का फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख बुलंद हौसलों के साथ आज लिस्बन में पुर्तगाल के दारुल हुकूमत में फ्रांस के लियोन का सामना कर रहा है। लियोन ने इससे पहले इटली के नामी गिरामी फुटबॉल क्लब जुवेंटस को और इंग्लिश क्लब बड़े क्लब मैनचेस्टर सिटी को शिकस्त दी और उसके हौसले भी कुछ कम बुलंद नहीं हैं। दोनों ने ऐसे फुटबॉल क्लब्स को यहां तक यानी कि सेमीफाइनल तक पहुंचने के रास्ते में हराया है जो खुद टाइटल के दावेदार थे, चाहे वो इटली का जुवेंटस हो या इंग्लैंड का मैनचेस्टर सिटी हो या फिर बायर्न म्यूनिख के सामने आने वाला चेल्सी हो या कि स्पेन का बार्सिलोना हो। तो दोनों तरफ से बड़ी बड़ी जीत हासिल करके ये दोनों टीमें पहुंची हैं सेमीफाइनल में। अब देखना यह है कि आज जो मुकाबला इनके दरमियान होगा उसका नतीजा क्या होगा। बायर्न म्यूनिख 11वीं मर्तबा इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा और इससे पहले कि जो 10 बार वो पहुंचा है उनमें से 4 बार वो फाइनल जीत भी चुका है। 1974, 1975, 1976, 2001 और आखिरी बार 2013 में बायर्न म्यूनिख यूरोपियन चैंपियन बन चुका है। और अगर लियोन की बात करें तो वो पहली बार ही पहुंच रहा है या पहली बार ही पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर जीत गया तो पहुंचेगा और पहली बार पहुंचेगा और अगर पहुंच गया तो फ्रांस का महज 5वां ऐसा फुटबॉल क्लब होगा कि जो पहुंचेगा यूरोपियन चैंपियंस लीग फुटबॉल के फाइनल में। सिर्फ एक क्लब फ्रांस का ऐसा है, मार्सिलिया, के जो चैंपियन बना है आखिरी बार 1994 में, रेनेस 1956 और 1959 में, सैंट इथियन 1976 में और मोनाको 2004 में पहुंचा था इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। और यहां ये भी मैं आपको बताता चलूं कि एक सेमीफाइनल का नतीजा आ चुका है और ये तय हो गया है कि पेरिस सेंट जर्मन से कोई मुकाबला करने वाला है आज जो होगा कामयाब। पेरिस सेंट जर्मन कतर की मिल्कियत है, फुटबॉल क्लब है जो कि पेरिस का है, फ्रांस का है और पहली बार अपनी तारीख में जर्मनी के लाइप्जिग को हरा करके 3-0 से पहुंच गया है फाइनल में। मुकाबला ये भी हुआ पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में और पहली बार पेरिस सेंट जर्मन अपने हरीफ को शिकस्त देकर के इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गया। पेरिस सेंट जर्मन की कामयाबी की खुशियां यहां कतर में भी मनाई गईं क्योंकि जाहिर है कि कतर की मिल्कियत है ये फुटबॉल क्लब और 3-0 से उसने अपना मैच जीता है। और ये जो गोल थे ये किए हैं ब्राजील के मार्किन्यूस ने मैच के 13वें मिनट में, फिर अर्जेंटीना के डी मारिया ने मैच के 42वें मिनट में और तीसरा और आखिरी गोल स्पेन के ख्वान ब्रंट ने किया मैच के 56वें मिनट में। आगे बढ़ते हैं और अब चलेंगे क्रिकेट की दुनिया में। बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की और ये मैच दरअसल
इन टीमों ने नहीं खेला बल्कि मौसम ने खेला, बारिश ने खेला, खराब रोशनी ने खेला और बहुत सारे सवालात और एतराज़ात और इख्तिलाफात को जन्म भी दिया। पहले बताता हूं कि इस मैच का हाल अहवाल क्या रहा। मुख्तसर सा हाल, एक इनिंग्स हुई। पाकिस्तान की तो पहली पारी मुकम्मल भी हुई, जबकि इंग्लैंड सिर्फ 43.1 ओवर्स ही खेल सका। 110 रन उसने बनाए थे और 4 विकेटें गिरी थी कि उसके बाद फिर दोबारा मुकाबला हो ही ना सका। पाकिस्तान ने बनाए थे 236 रन, जिसमें के 72 रनों के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान रहे थे टॉप स्कोरर। उनके अलावा 60 रन ओपनर आबिद अली ने और 47 रन बाबर आजम ने स्कोर किए थे। इंग्लैंड की जानिब से एंडरसन ने 3 और स्टुअर्ट ब्रॉड ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया था। कुरम और वॉक्स ने एक विकेट ली थी। पाकिस्तान की जानिब से 2 खिलाड़ियों को मोहम्मद अब्बास ने और 1 को शाहीन शाह आफरीदी ने आउट किया था और उसके बाद मैच ही नहीं हो सका। 110 रन ही बने थे इंग्लैंड के, जिसके बाद खराब रोशनी की वजह से रोक दिया गया था मुकाबला और फिर मौसम ने इजाजत न दी खिलाड़ियों को वापस लौटने की। अब जनाब सवालात ये पैदा हो रहे हैं कि आखिर खराब रोशनी का मेयार क्या हो और क्या उसमें ऐसा बेहतर किया जा सकता है कि इस किस्म की सूरत हाल में वक्त बचाया जा सके और खेल मुकम्मल किया जा सके। ये मुकाबला था साउथहैम्पटन के एजिस बॉल स्टेडियम में और बारिश और नाक़िस रोशनी की मसाइल की वजह से इसको शायद हमेशा याद रखा जाए और शायद इसलिए भी कि 1987 के बाद इंग्लैंड में खेला जाने वाला ये सबसे मुख्तसर मैच था अगर हम वक्त की बात करें तो। अब इस सूरत हाल से निकले कैसे जाए, क्योंकि शायकीन खुद खिलाड़ी भी काफ़ी गम और गुस्से में थे और बिलखुसूस चूँकि पाकिस्तान पहला मैच हार गया था और इस मैच में वो कमबैक करना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक हल ये बताया जा रहा है कि भाई क्यों ना खेल के औकात में कुछ लचक रखी जाए, यानी कि जब आप ये देख रहे हैं मौसम के ख़राब होगा शाम को या दोपहर के बाद, तो क्यों ना आप सुबह का वक्त इस्तेमाल करें और सुबह 11 बजे के बजाय आप 9 बजे 8:30 बजे जब धूप निकल आए तो आप मैच शुरू कर लें। ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? तो जनाब कम से कम यहाँ इस ग्राउंड पर तो किया जा सकता था। एक हल तो ये है। एक हल ये भी बताया जा रहा है कि भाई आप दूसरी गेंद को इस्तेमाल करें, क्योंकि लाल गेंद कम रोशनी में दिखती नहीं है और खतरनाक हो सकती है, लिहाजा पिंक बॉल का इस्तेमाल करें जिसको डे नाइट क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पिंक बॉल का मसला यह है कि वो जल्द नर्म हो जाती है, ये भी एक मसला है और इसका हल निकाला जाना है। फिर ये भी एक हल बताया जा रहा है कि भाई आप फ्लड लाइट्स का क्यों नहीं इस्तेमाल करते। वहां मसला ये है कि मसनूई रोशनी कभी-कभी बढ़ जाती है। अब वो अगर दिन की जो कुदरती और फितरी रोशनी है उससे ज्यादा हो तो उसका इस्तेमाल भी मना है। तो ये तमाम तर चीजें हैं, कुछ हल हैं, उस हल में कुछ खराबी है और जो वजह जो बताई जाती है खराब रोशनी की वजह से मैच को रोकने की, वो ये कि अंपायर्स ही कहते हैं कि भाई ये खेल खतरनाक हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूं कि अंपायर पहले दिन के खेल के खत्म होने पर जब टीमें मैदान छोड़ रही होती हैं तो उस वक्त वो अपने लाइट मीटर से रीडिंग लेते हैं और फिर अगले दिन यही मेयार रखा जाता है। यानी पहले दिन जब खेल खत्म होता है उस वक्त रोशनी जितनी हो, लाइट मीटर की रीडिंग जो हो, अगले 4 दिन तक खराब रोशनी को जांचने के लिए इसी रीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना दिलचस्प बात। बात करते हैं जनाब आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर की। वीवो था टाइटल स्पॉन्सर, लेकिन चाइना के साथ भारत की ठन गई और वीवो को निकाल दिया गया टाइटल स्पॉन्सरशिप से। तो जगह हो गई थी खाली और उसके लिए इनवाइट किया था आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने तमाम बिडर्स को और कुराए फाल निकला है ड्रीम 11 के नाम जिसको यह हक हासिल होंगे टाइटल स्पॉन्सरशिप के।
दिसंबर 31 तक और ये हुकूक उसने खरीदे हैं 222 करोड़ रुपए के बदले। अगरचे इस कंपनी एस ग्रुप ने ड्रीम 11 ने 2021 और 2022 के राइट्स के लिए भी 240 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से बोली लगाई, लेकिन बीसीसीआई ने या आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने उसको तो मुस्तरद कर दिया कि भाई उसका फैसला हम जनवरी में करेंगे, जनवरी 2021 में। फिलहाल 2020 का जो सीजन है उसके टाइटल स्पॉन्सर्स होंगे ड्रीम 11 और फिर उसके बाद या तो ड्रीम 11 वाले उससे ये कहा जाएगा कि भाई अपनी बोली में इजाफा करो अगर अगले दोनों सालों के हुकूक भी अपने पास रखने हैं, और ये भी देखा जाएगा कि विवो क्या वापस आता है अगले सीजन से या नहीं। और यहां पर यह भी आपको बताता चलूं कि जैसे कि आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, और उनकी जो खिदमात हैं भारतीय टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए यकीनन वो बहुत बड़ी हैं। अब बीसीसीआई का ख्याल ये है कि उनके लिए एक फेयरवेल मैच होना चाहिए, यकीनन वो उसके हकदार हैं, लेकिन मसला ये है कि अभी भारतीय टीम का कोई इंटरनेशनल मैच है ही नहीं। तो ये तवक्को की जा रही है कि आईपीएल के बाद शायद कोई ऐसा मैच रखा जाए, और उस सिलसिले में अभी धोनी से बात की जाना बाकी है। और चलते चलते आपको ये बताता चलूं कि यूएस ओपन शुरू होने से पहले ही बड़ी खिलाड़ी उससे अलग होने का ऐलान कर चुकी हैं। ये एक बहरहाल धचका है। आपको बताऊं कि वर्ल्ड सेकंड सीड रोमानिया की हेलिप ने भी ऐलान किया है कि वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकती और वजह कोविड-19 है। इसके अलावा वर्ल्ड नंबर 1 ऐश बार्टी भी पहले ही ऐलान कर चुके हैं। डिफेंडिंग चैंपियन बियांका एंड्रीस्कू भी ऐलान कर चुकी हैं। एलिना स्विटलाना, किकी बर्टन्स और ब्रिंडा बेनिचिस भी ऐलान कर चुके हैं। यानी कि जो पहली 10 खिलाड़ी हैं उनमें से 6 इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही हैं, लेकिन टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर फिर भी मुतमईन है कि चलो टूर्नामेंट तो होगा। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद अज़वादी को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। रेडियो राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद हैं हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। का आगाज करेंगे इंटरनेशनल स्विमिंग एसोसिएशन के